नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सर्दी का आनंद ले रहे हो? तो सीधे टॉपिक पे आता हूँ मैं। आरपीएससी और आरएसएसबी का पिछले दिनों का पैटर्न देखा जाए तो ये देखने में आ रहा है कि राजस्थान का जो करंट अफेयर का पार्ट है वो राजस्थान सोजत से आ रहा है। और या मैं ये कह दूँ कि राजस्थान सोजत से ही राजस्थान का करंट अफेयर का कंप्लीट पार्ट आ रहा है। तो इसी को देखते हुए आपके लिए राजस्थान सोजस का एमसीक्यू पार्ट इस वीडियो में लाया गया है। और एमसीक्यू पार्ट का जो क्वेश्चन का टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी भी इसी वीडियो में हम करेंगे। तो जिसने राजस्थान सुजस दिसंबर 2025 पढ़ रखा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के व्यू पॉइंट से, रिवीजन के व्यू पॉइंट से। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डिटेल स्टडी टॉपिक की कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है राजस्थान में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए किन राज्यों के बीच समझौता हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए आप एक बार कि हम बात कर रहे हैं फिरोजपुर फीडर की। होता क्या है ये, पहले हम ये बात करें। देखिए, फिरोजपुर फीडर क्या है, एक तरह से नहर परियोजना है या हम कहें नहर है कि इस नहर से राजस्थान में पानी आ रहा है। फिरोजपुर फीडर से राजस्थान में पानी आ रहा है। कहाँ से आ रही है ये नहर? फिरोजपुर फीडर नहर आ रही है हरी के बैराज से। हरी के बैराज से, हरी के बैराज से पानी आ रहा है। ठीक है, हरी के बैराज नाम पहले भी सुना है हमने इसका। आईजीएनपी भी हरी के बैराज से ही निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो भी हरी के बैराज से ही आती है। और फिरोजपुर फीडर जिसकी यहाँ इस क्वेश्चन में बात की गई है वो भी हरी के बैराज से ही आता है। फिरोजपुर फीडर का नाम आपने हरी के बैराज से पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएनपी और फिरोजपुर दोनों हरी के बैराज से ही निकलता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। हरी के बैराज, हरी के बैराज क्या है? सतलज और व्यास नदी का संगम। क्या है इसके अंदर? सतलज और व्यास नदी का संगम। सतलज वे व्यास नदी का संगम है यहाँ पे। ठीक है, तो हरी के बैराज से फिरोजपुर फीडर आ रहा है। फिरोजपुर फीडर क्या है? एक नहर है जिससे राजस्थान में पानी आ रहा है। ठीक है, अब बात करें, क्या ये नया निर्माण है? नहीं नहीं, ये है पुनर्निर्माण। ठीक है, क्या है ये? ये है पुनर्निर्माण। ठीक है, मतलब पहले से बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारा जा रहा है, साथ में कुछ नया इसमें ऐड भी किया जा सकता है और किया गया है। ठीक है, तो पुनर्निर्माण किया गया है, नया निर्माण नहीं है, पहले से ये फीडर बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ नया भी जोड़ा गया है। पहले इसका पानी आ रहा था श्री गंगानगर तक। ठीक है, श्री गंगानगर तक पानी आता है इसका। श्री गंगानगर पानी आता है इसका। ठीक है, अब इसको बीकानेर तक बढ़ाया जाएगा आगे। पुनर्निर्माण के अंतर्गत बीकानेर तक बढ़ाया गया जाएगा। अभी आता है श्री गंगानगर तक पानी। ठीक है, अब इसका उद्घाटन किया गया है, पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया है। कहाँ किया गया है? वो किया गया है साधुवाली में। साधुवाली जगह कहाँ है? साधुवाली जगह है श्री, साधुवाली जगह है श्री गंगानगर में ही। साधुवाली जगह है श्री गंगानगर में, साधुवाली स्थान है जहीं पे वहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बातें। अब थोड़ा हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कि हरी के बैराज है। हरी के बैराज कहाँ पे है? हरी के बैराज है पंजाब में। ठीक है, हरी के बैराज कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के तरनताल, पंजाब के तरनताल जिले में हरी के बैराज है। पंजाब के तरनताल जिले में हरी के बैराज है। ठीक है, अब देखिए, पंजाब के तरनताल जिले में हरी के बैराज है। नाम है इसका फिरोजपुर फीडर। राजस्थान में फिरोजपुर नाम का शहर नहीं है, तो ऐसा क्यों? तरनताल के नाम से इसका नाम नहीं है, ना हरी के बैराज के नाम से इसका नाम है, ना
जो है राजस्थानी किसी शहर के नाम से इसका नाम है। तो देखिए फिरोजपुर फीडर इसका नाम रखा गया क्योंकि हरीके बैराज से जब ये नहर पहली बार निकाली गई थी तो इसका लाभ सबसे पहले फिरोजपुर शहर को मिला था। फिरोजपुर फीडर के द्वारा सबसे पहले फिरोजपुर शहर जो कि पंजाब में है वहाँ पे जलापूर्ति की गई थी, इसलिए इसका नाम फिरोजपुर फीडर किया गया। बाद में इसका विस्तार किया गया, विस्तार करके पंजाब के बाकी ज़िलों में पानी आया, फिर वहाँ से आते आते इसका पानी राजस्थान में भी आने लगा, तो नाम वही है इसका फिरोजपुर फीडर। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। फिरोजपुर फीडर निकलता है राजस्थान वो पंजाब के तरनताल ज़िले से, पंजाब के तरनताल ज़िले से फिरोजपुर फीडर निकलता है हरीके बैराज से। हरीके बैराज में कौन कौन सी नदियाँ हैं? सतलज और व्यास है, ये जानते हो आप लोग, IGNP में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो IGNP और फिरोजपुर फीडर दोनों हरीके बैराज से निकलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल बात करते हैं इसकी अपन। देखिए यहाँ हम बात करें फिरोजपुर फीडर की, तो फिरोजपुर फीडर राजस्थान फिरोजपुर फीडर की बात करें हम तो ये किस किस का हो गया? देखो एक तो हो गया केंद्र की कौन सी योजना? प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ठीक है, प्लस राजस्थान सरकार प्लस पंजाब सरकार, तो कुल मिला के ये PMKSY राजस्थान सरकार और पंजाब का संयुक्त निर्माण है। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करें एक और कि अभी निर्माण तो इन तीनों ने कराया है, मगर अभी क्या हुआ है? अभी पुनर्निर्माण किया गया है। तो पुनर्निर्माण में जो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? राजस्थान कर रहा है और पंजाब कर रहा है। ठीक है, तो टोटल इसमें 647 करोड़ रुपए की लागत है। शिलान्यास जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी लागत है 647 करोड़ रुपए का बजट है इसका शिलान्यास का। ठीक है, जिसमें पंजाब का कंट्रीब्यूशन है 54.54%। ठीक है, या इसको ऑलमोस्ट कह दूं मैं 54.5%। ठीक है, बाकी है राजस्थान का कंट्रीब्यूशन। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना है? 45। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बाकी राजस्थान का है, तो राजस्थान में कितना हो गया? 45.5% कंट्रीब्यूशन, तो ये राजस्थान का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का पार्ट हो गया, साथ में टॉपिक की स्टडी भी हो गई। कि एक बार समराइज कर ले इसको। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने साधुवाली नामक स्थान पर जो है श्री गंगानगर में फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया है। ठीक है, इसके बाद जो है हरीके बैराज से निकलता है ये, ठीक है, और हरीके बैराज से निकलने के बाद फिरोजपुर शहर से होते हुए आगे राजस्थान की ओर आता है, तो इसका नाम फिरोजपुर फीडर रखा गया क्योंकि इसका सबसे पहले लाभ फिरोजपुर को मिला था। ठीक है, हरीके बैराज है तरनताल जिले में। हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी निकलती है। ठीक है, तो हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी निकलती है, तो इसका जो है पंजाब से निकल रहा है ये, और राजस्थान आ रहा है पानी, तो पंजाब और राजस्थान ही आपस में समझौता करेंगे। आंसर क्या होगा इसका? पंजाब राजस्थान। हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है इसका, गुजरात से कोई लेना देना नहीं है इसका, यूपी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, तो समझौता किसके बीच में होगा? राजस्थान और पंजाब के बीच ये समझौता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना में राजस्थान की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ठीक है, फिरोजपुर फीडर का ही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके अंतर्गत राजस्थान की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसके बारे में थोड़ी बात हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि कुल लागत है 647 करोड़ रुपए। कुल लागत है 647 करोड़ रुपए।
ठीक है, जिसमें राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है 45.5% एंड पंजाब का कंट्रीब्यूशन है 54.5%। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम जो है परसेंटेज की जगह संख्या में लिखे हम, तो ये कितना आता है, ये आता है राजस्थान के हिस्से में आता है लगभग 269 करोड़ और पंजाब के हिस्से में आता है लगभग 380 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग है यहाँ पे 268.5 आएगा। राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 268.5 के लगभग आएगी, जो कि राउंड फिगर में 269 करोड़ लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमें अनुमानित लागत बतानी है, मतलब फिक्स लागत ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 269 करोड़ का अनुमानित में होता है वैल्यू 270 करोड़ रुपए, तो आंसर हो गया हमारा 270 करोड़ रुपए। तो फिरोजपुर फीडर में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुल लागत तो है 647 करोड़ रुपए, कुल लागत है 647 करोड़ रुपए, जिसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी है लगभग 270 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे चले हम। अब बात कर रहे हैं हम हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। देखिए, राजस्थान जो है हम बात करें भारत की, तो भारत अनेक देशों के साथ में सैन्य अभ्यास करता है और उसमें से बहुत सारे सैन्य अभ्यास राजस्थान में होते हैं, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे जो पश्चिमी भाग है, रेगिस्तानी एरिया है, वो जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सघन नहीं है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है। इस वजह से राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर साइड ये सेना के अभ्यास होते हैं। तो पहले बात करें हम हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास होता है किस किस के बीच होता है, मतलब कौन कौन से देश होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है भारत, ऑफकोर्स भारत तो होगा ही, भारत में है तो भारत, साथ में मलेशिया। भारत मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास होता है, या मैं बात कहूँ भारत मलेशिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो हरिमाऊ शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका 5वां संस्करण हुआ था। ठीक है, कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण, इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात करें हम, यहाँ पे 5वां संस्करण तो है, और हुआ कहाँ है ये हुआ है बीकानेर के महाजन फील्ड में। कहाँ हुआ है ये, बीकानेर के महाजन फील्ड में हुआ है। तो इसका यहाँ पे महाजन फील्ड का नाम नहीं दे रखा, बीकानेर का नाम दे रखा है। इसका आंसर हो गया बीकानेर। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ और डिटेल में हम जाएं, तो इसके अंदर किस किस ने भाग लिया था। देखिए, भारत से तो लिया गया था, भारत से तो ली थी डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था इसके अंदर, डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था इसमें। और मलेशिया से किसने भाग लिया था, मलेशिया की 25वीं बटालियन, जो यार हम कहें रॉयल मलेशियन आर्मी, 25वीं बटालियन बोल लो इसको। ठीक है, इसने भाग लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे भारत की डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था, मलेशिया की 25वीं बटालियन ने भाग लिया था। और ये कब से हो रहा है ये अभ्यास, ये हो रहा है मतलब जो हम बात करें हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, वर्ष 2012 में प्रारंभ हुआ था। तो वर्ष 2012 से प्रारंभ है ये। ठीक है, भारत मलेशिया सैन्य अभ्यास करते हैं, इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। ठीक है, बीकानेर में हुआ था, बीकानेर के महाजन फील्ड में हुआ था। ठीक है, 2012 से अभ्यास कर रही है भारत और मलेशिया की सेना। तो भारत की इस बार डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था और मलेशिया की 25वीं बटालियन ने भाग लिया था। देखिए, भारत की सेना में बहुत सारे रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट,
बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, तो इस तरह से है कि एक है डोगरा रेजिमेंट। तो डोगरा रेजिमेंट ने इस वाले सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब बात करें यहाँ पे हम, राजस्थान सरकार ने बाल, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन 3 के बाद 5 आ गया, तो संख्या से आप कंफ्यूज ना हो, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 के बाद 5 आ गया, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन के क्रम से मतलब नहीं है। भारत सरकार ने बाल विवाह विरोधी अभियान का समन्वयक किस विभाग को बनाया है? ठीक है, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह विरोधी अभियान के लिए किस विभाग को समन्वयक बनाया है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम बाल विवाह की बात की जा रही है यहाँ पे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हो सकता है गृह विभाग हो सकता है कि सामाजिक न्याय विभाग हो, परंतु यहाँ पे है महिला बाल विकास विभाग। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल विवाह विरोधी अभियान चलाया गया है। ठीक है, ये क्या है, इसका टारगेट है कि वर्ष 2030 तक, क्वेश्चन आता है, देखिए ये भी, देखिए आपको टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी भी कराई जा रही है, तो आप जो है ये आपको नोट्स लास्ट में मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी। इससे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ में थ्योरी की स्टडी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बात की जा रही है कि वर्ष 2030 तक बाल विवाह को राजस्थान में पूर्णतया समाप्त करना है। कब तक? वर्ष 2030 तक। देखिए वर्ष 2030 एक इम्पोर्टेंट वर्ष है, जिसको लेके भारत सरकार ने अपने बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि वर्ष 2030 तक हमें ये करना है, वो करना है। तो उसमें एक काम ये भी है कि बाल विवाह विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर देना है, बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर देना है। मतलब बाल विवाह नहीं होने चाहिए 2030 के बाद में, लोगों में इतनी जागरूकता ला देनी है। ये क्या है? 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, 100 दिवसीय आंदोलन, 100 डेज का आंदोलन है ये। ठीक है, आगे बढ़े हम। कुल मिला के इसमें कंक्लूजन क्या है हमारे पास में? राजस्थान में बाल विवाह विरोधी अभियान चल रहा है, 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर देना है, जागरूकता के माध्यम से या सजा के माध्यम से। इसके अंतर्गत कौन सा विभाग काम कर रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये बाल विवाह विरोधी अभियान चल रहा है। 100 दिन तक ये आंदोलन चलेगा, जिसके अंतर्गत बाल विवाह के संबंध में अलग अलग तरह की जागरूकता फैलाने के काम की जाएगी, तथा विवाह के संबंध में कहीं विवाह हो रहा होगा तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ी और बात कर ले हम इसके बारे में कि देखिए राजस्थान में जो है बाल विवाह का परसेंटेज बाकी की तुलना में, बाकी जो राज्य है उनकी तुलना में ज़्यादा है। कैसे है? देखिए बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत है, बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत कितना है? औसत है 23.3%। बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत है 23.3%, जबकि राजस्थान में बाल विवाह का औसत है, बाल विवाह औसत कितना है? जैसा मैंने बताया कि जो है बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है राजस्थान में बाल विवाह का औसत, तो 23.3 से ज़्यादा होगा, कितना है? 2% ज़्यादा है, लगभग 25.4% है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में 100 विवाह होते हैं, देश में यदि 100 विवाह होते हैं तो उसमें 23.3 विवाह बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह का मतलब है कि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो, लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो, या दोनों में किसी एक की आयु जो उनकी निर्धारित आयु है उससे कम हो, तो वो बाल विवाह माना जाता है। दोनों की कम हो, मतलब लड़के की 21 से कम हो और लड़की की 18 से कम हो तो बाल विवाह है, या लड़के की 21 से कम हो चाहे लड़की की 18 ज़्यादा हो तो भी बाल विवाह है, या फिर लड़के की उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो पर लड़की की 18 वर्ष से कम हो तो भी बाल विवाह है। ठीक है, तो कुल मिला के बाल विवाह का
जो है आकलन उम्र के आधार पे होता है। राजस्थान में यदि 100 विवाह होते हैं तो उसमें 25.4 विवाह बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान को विशेष रूप से टारगेट किया गया है और राजस्थान में बाल विवाह विरोधी अभियान चलाया गया है कि वर्ष 2030 तक बाल विवाह को राजस्थान से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे बात करें हम राजस्थान में उन्नत खनिज अन्वेषण के लिए किस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा हम देखें, ऑप्शन देख के आंसर पता लग रहा है हमें कि जो है ब्लॉकचेन हो नहीं सकता। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर में काम आने वाली टेक्निक है। ठीक है। ड्रोन फोटोग्रामेट्री, ड्रोन से फोटो ली जाए खनिजों की, तो अन्वेषण तो होगा नहीं। अन्वेषण क्या होता है? खनिज खोजना या खनिज पे रिसर्च करना, खनिज के बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना। तो ब्लॉकचेन तो सॉफ्टवेयर का काम हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो साइज के पार्टिकल पे काम करता है, उसका भी कोई मतलब इतना है नहीं। ठीक है। ड्रोन फोटोग्रामेट्री, ड्रोन से फोटोग्राफ लेने का वो कोई मतलब है नहीं। एआई बचता है, तो इसमें एआई ही इसका आंसर होगा। तो राजस्थान में खनिज अन्वेषण के लिए एआई टेक्निक का उपयोग किया जाने को मंजूरी दी गई है कि एआई का यूज किया जाए, उससे जो है खनिज का पता लगाया जाए, खनिज कहाँ पर है, खनिज का की क्वालिटी क्या है, उसका पता लगाने के लिए एआई टेक्निक काम में ली जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब थोड़ा इसमें डिटेल बात करें अपन, तो राजस्थान सरकार ने एआई टेक्निक के द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए आईआईटी हैदराबाद, कौन सी आईआईटी? आईआईटी हैदराबाद, और दूसरी आईआईटी है, 2 आईआईटी ली है, आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद, इन दोनों के साथ में समझौता किया है। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद दोनों के साथ में एआई टेक्निक को खनिज अन्वेषण में काम में लेने के लिए समझौता किया गया है। मतलब राजस्थान को एआई टेक्निक प्रोवाइड कराएगा। कौन कराएगा? आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद दोनों मिलके टेक्निक प्रोवाइड कराएंगे। टेक्निक में जो इक्विपमेंट काम में ले जाएंगे वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे, और किस तरह से काम होगा वो सारा काम ये टीम करके बताएगी। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे दोनों आईआईटी का नाम आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में खनिज अन्वेषण के लिए एआई टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, तो ये समझौता किस आईआईटी से हुआ है। क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है कि जैसे राजस्थान में खनिज अन्वेषण के लिए एआई टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है। ऑप्शन ए आ गया आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन बी आ गया आईआईटी धनबाद, ऑप्शन सी आ गया आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी धनबाद दोनों, ऑप्शन डी आ गया आईआईटी कानपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद दोनों के साथ में ये समझौता किया गया है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है, क्वेश्चन भी यही है हमारा। हिंदुस्तान जिंक द्वारा उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में बहुत सारे प्लांट रखती है खनिज के। फॉस्फेट संयंत्र या मतलब क्या, संयंत्र मतलब प्लांट। फॉस्फेट का प्लांट कहाँ लगाया गया है, इसका आंसर आपको पता होगा वैसे तो, कि चंदेरा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। चंदेरा चित्तौड़गढ़ में ये प्लांट लगाया गया है। अब देखिए फॉस्फेट प्लांट में क्या होगा, फॉस्फेट कहाँ काम आता है। देखिए फॉस्फेट मेनली काम आता है उर्वरक निर्माण में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट उर्वरक निर्माण में काम आएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी देते पहले, देखिए फॉस्फेट संयंत्र उत्तर भारत और राजस्थान दोनों का पहला फॉस्फेट संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान का प्रथम
फॉस्फेट प्लांट है। संयंत्र को प्लांट बोलते हैं, प्लांट लिख दूँ मैं, संयंत्र थोड़ा बोलने में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। तो राजस्थान का वे उत्तर भारत का पहला प्लांट है, उत्तर भारत का प्रथम, राजस्थान में उत्तर भारत का प्रथम प्लांट है ये क्या कहते हैं, फॉस्फेट प्लांट। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम, क्या काम है ये, उर्वरक में काम आता है फॉस्फेट। तो क्या पहले उर्वरक में फॉस्फेट नहीं आ रहा था? पहले भी आ रहा था। राजस्थान में पहले भी उर्वरक में फॉस्फेट अच्छी मात्रा में यूज किया जा रहा था, या मैं कहूँ कि फॉस्फेट का उर्वरक खेतों में अच्छी मात्रा में उपयोग लिया जा रहा था, परंतु पहले वो बाहर से आ रहा था, राजस्थान में नहीं बन रहा था वो। अब राजस्थान में ही फॉस्फेट प्लांट लग गया, जो कि उत्तर भारत और राजस्थान दोनों का पहला फॉस्फेट प्लांट है। तो इससे राजस्थान में जो फॉस्फेट्स वाले उर्वरक है वो तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से उर्वरक आते हैं इसके अंदर? एक तो आता है डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है, एक तो आता है डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है, एक आता है एनपीके। एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फेट, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, तीसरा क्या होता है इसके अंदर? तीसरा होता है इसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, APS, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। नाम याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना? यह है नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ठीक है, यह है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो कुल मिला के 3 उर्वरक है जिनके अंदर मेनली फॉस्फेट काम में आ रहा है। तीनों उर्वरक किसानों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फॉस्फेट का प्लांट राजस्थान में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? चंदेरा चित्तौड़गढ़ में। कौन सी कंपनी लगा रही है? हिंदुस्तान जिंक द्वारा। तीनों आपको पता होना चाहिए। पहली बात, फॉस्फेट प्लांट कहाँ लग रहा है? चंदेरा चित्तौड़गढ़ में लग रहा है। कौन सी कंपनी लगा रही है? हिंदुस्तान जिंक लगा रही है। और इसके अलावा कि राजस्थान का प्रथम फॉस्फेट प्लांट कहाँ लगा है? वो भी चंदेरा चित्तौड़गढ़ में लगा है, मतलब एकमात्र प्लांट है। ठीक है, अब इसके अंदर हिंदुस्तान जिंक ने इसमें कितना निवेश किया है? लगभग 5,000 करोड़ का निवेश किया गया है। 5,000 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस इसमें इतना ही है कि कुल मिला के उर्वरक की समस्या को समाधान करने के लिए फॉस्फेट उर्वरक को राजस्थानी किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए राजस्थान में चंदेरिया में चित्तौड़गढ़ में ये प्लांट लगाया गया है। इससे राजस्थानी किसानों को तो फॉस्फेट के उर्वरक आसानी से मिलेंगे, इसके अलावा राजस्थान के आसपास के जो राज्य है वो भी राजस्थान से ये उर्वरक खरीद सकते हैं, जिससे राजस्थान को कुछ इनकम भी होगी। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत और राजस्थान दोनों का प्रथम है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत एडॉप्ट ए टूरिज्म साइट पहल के अंतर्गत पहले चरण में राजस्थान के किसने स्मारकों को चुना गया है? ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसको अपन। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हम बात कर रहे हैं राजस्थान पर्यटन नीति 2025, मतलब वर्ष 2025 में ये नीति आई है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो उससे पहले कुछ हुआ होगा ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं सकते हम। 2025 के अंदर होगा कुछ इस नीति के अंतर्गत, या 2025 के बाद होगा, क्योंकि ये नीति ही 2025 में बन रही है। एडॉप्ट ए टूरिज्म साइट की बात की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई है जो इससे मिलता जुलता नाम रखती है, जैसे एडॉप्ट ए विलेज, एडॉप्ट ए हेरिटेज। ठीक है, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं एडॉप्ट ए टूरिज्म साइट। ठीक है, ये योजना राजस्थान में पहली बार आई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? देखिए, हम जो है प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा। क्या होगा? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र को इनवाइट किया जाएगा कि वो चाहे तो एक टूरिज्म साइट को एडॉप्ट कर सकती है।
ठीक है। निजी क्षेत्र टूरिज्म साइट को एडॉप्ट करेगा, उसका क्या करेगा, विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, टूरिज्म साइट को डेवलप करेगा, ठीक है, उसका उसका मेंटेनेंस करेगा, फिर उससे कुछ आय वगैरह होगी तो उस आय को भी निजी क्षेत्र खुद रखेगा, या जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ हिस्सा सरकार को देगा। ठीक है, या फिर शुरू में जो टेंडर दिया जाएगा उस समय राजस्थान सरकार अपना हिस्सा रख लेगी। ये 5 साल के लिए आपको टेंडर दिया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, 5 साल के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। तो जो साइट दी जाएगी टूरिज्म की वो दी जाएगी 5 साल के लिए निजी क्षेत्र को, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र उस साइट को डेवलप करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, रख रखाव करेगा। इसके अलावा उसको जो है टूरिज्म में चलाएगा तो कुछ आय होगी, उस इनकम का जो भी उस समय टेंडर है उसके शर्तों के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सा, फीस का कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार को देगा, बाकी खुद के पास रखेगा क्योंकि उसने डेवलप किया है, मेंटेनेंस कर रहा है। और या फिर हो सकता है राजस्थान सरकार शुरू में टेंडर देते वक्त ही बड़ी रकम निजी क्षेत्र से पहले ही ले ले, पर कुल मिला के यहाँ पे दोनों जो है निजी क्षेत्र को फ़ायदा हो रहा है। पर इसमें यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि जो टूरिज्म साइट है उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे बात करें अपन, राजस्थान में बहुत से टूरिज्म साइट है जो कि वीरान पड़ी हुई है। राजस्थान हेरिटेज की दृष्टि से इतना संपन्न है कि हम देश में सबसे संपन्न बोला जा सकता है। इतने अच्छे अच्छे किले यहाँ पे है जिनका ऐतिहासिक महत्व है और इतने बढ़िया उनमें का आर्किटेक्चर है, मगर वो जो है बुरे हाल में है। तो इस वजह से यहाँ पे अब जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, ताकि सरकार नहीं कर रही है तो कोई नहीं, कुल मिला के उनका डेवलपमेंट हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करें, हम आज से हम कुछ साल पहले जाते हैं तो सवाई माधोपुर में था बरवाड़ा फोर्ट, बिल्कुल बुरे हाल में था। निजी क्षेत्र को दिया गया, डेवलप किया गया, होटल बन गया वो, और वहाँ पे कैटरीना कैफ की शादी हुई थी। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि सही से टेक केयर किया गया प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र ने, तो कुल मिला के टूरिज्म साइट का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। ठीक है, तो उस केस में सरकार को भी फायदा है कि एक जो है साइट हमारी सुरक्षित हो रही है, इसके अलावा जो है टूरिज्म भी बढ़ रहा है, तो सरकार को भी फायदा है। ठीक है, और निजी क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है और जनता को भी लाभ मिल रहा है कि वो उनके लिए एक टूरिज्म साइट डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 5 साल हेतु ये दिया जाएगा। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत, निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े हम, क्या योजना है समझ में आ गई आपको। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत एडॉप्ट टूरिज्म साइट एक पहल है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के स्मारकों को, प्राचीन स्मारकों को निजी क्षेत्र को जो है 5 साल के लिए टेंडर के अंतर्गत दिया जाएगा। निजी क्षेत्र क्या करेगा, उसके अंदर डेवलपमेंट करेगा, मेंटेनेंस करेगा और उसका संचालन करेगा। उससे जो फीस आएगी उसका कुछ हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट लेगी और कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र लेगा, जो भी टेंडर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो टूरिज्म साइट दी जाएगी वो कम से कम 5 साल के लिए दी जाएगी। भाई ऐसा ना हो कि निजी क्षेत्र से आप डेवलपमेंट करा लो फिर बाद में ले लो 2 साल बाद ही, उसका खर्चा ही निकला। तो इसलिए कम से कम 5 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण के अंतर्गत इसमें चुना गया है 25 स्मारक। राजस्थान की 25 स्मारक है जिनको एडॉप्टेड टूरिज्म साइट के अंतर्गत पहले चरण में चुना गया है। ये पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, टेंडर निकलेगा, इसका पेपर मिल जाएगी, जिसको अप्लाई करना है कर सकता है, पैसा हो आप जो है जो भी कंडीशन पूरी करता है वो ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 1971 के युद्ध के किस हीरो की प्रतिमा का अनावरण बाड़मेर में किया। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हैं, 1971 के युद्ध की बात की जा रही है और बाड़मेर में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कीवर्ड देखिए आप लोग, राजनाथ सिंह ने अनावरण किया है प्रतिमा का, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, 1971 के युद्ध के हीरो, मतलब 1971 का जो युद्ध है भारत पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया गया है। बाड़मेर में मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, हालांकि अब तो जो 1971 का युद्ध इसलिए किया, बांग्लादेश को अलग किया, उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, बांग्लादेश खुद भारत का एंटी हो रखा है, पर कुल मिला के उस समय किया गया। तो देखिए भारत की ओर से
यहाँ पे जो बाड़मेर में जिनकी मूर्ति लगाई गई है, राजस्थान के बहुत से बड़े बड़े सैनिक योद्धा थे 1971 के युद्ध में, पर यहाँ जो बात की जा रही है जिनकी मूर्ति लगाई गई है वो है ठाकुर बलवंत सिंह। ठाकुर बलवंत सिंह ने क्या किया था कि जो भारतीय सेना थी 1971 के युद्ध के अंतर्गत, उन्होंने भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया था। भारतीय सेना के मार्गदर्शन इस तरह से किया गया था कि भारतीय सेना ने उनको जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम किया, क्योंकि वो बीकानेर बाड़मेर का एरिया अच्छे से जानते थे बलवंत सिंह जी। तो उन्होंने भारतीय सेना को मार्गदर्शन दिया। उस मार्गदर्शन के आधार पर चाचरो जगह एक सिंध में जगह है चाचरो, सिंध में है चाचरो नामक स्थान पर सेना ने कब्जा कर लिया। चाचरो पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया सिंध में जाके। मतलब पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के पाकिस्तानी सेना को भगा दिया भारतीय सेना ने, और सिंध में चाचरो नामक स्थान पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। तो ये सब किया गया ठाकुर बलवंत सिंह के मार्गदर्शन में, क्योंकि उन्हें उस एरिया की जानकारी थी, कहाँ से रास्ता है, कैसे निकलना है, कहाँ मैनेज करना है, किस तरह की कहाँ पे जियोग्राफिक कंडीशन है, ये बलवंत सिंह जी को जानकारी थी। उन्होंने भारतीय सेना को बताया, तो भारतीय सेना का ऑपरेशन तुलनात्मक रूप से ईजी हो गया। इसलिए भारतीय सेना ने उन्हें जो है 1971 के युद्ध का हीरो माना, और उन्हें उनकी मूर्ति का अनावरण बाड़मेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को किया है। कब किया है? 13 दिसंबर 2025 को। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है जानकारी है अभी। अब बात करते हैं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी स्क्रीनिंग के लिए पोर्टेबल एआई एक्सरे मशीन का उपयोग राजस्थान के कितने जिलों में किया जा रहा है। देखिए, टीबी राजस्थान की ऐसी बीमारी है जो कि राजस्थान में तुलनात्मक रूप से, मतलब बाकी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान में टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि पहले की तुलना में देश में टीबी के मामलों में बहुत अच्छा भारत सरकार ने नियंत्रण किया है, मामले बहुत कम आ रहे। पर फिर भी हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की तुलना यदि बाकी राज्यों से की जाए तो टीबी के मामले आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब टीबी की स्कैनिंग के लिए क्या किया गया है, पोर्टेबल एआई एक्सरे मशीन का उपयोग राजस्थान ने करना प्रारंभ किया है। तो अभी दिसंबर में ही दिसंबर 2025 में राजस्थान ने 29 मशीनें लगाई गई है, जो कि जिला मुख्यालय अस्पताल पर लगाई जाएगी। तो जिला मुख्यालय अस्पताल पर लगाई जाएगी, मतलब 29 जिलों में पोर्टेबल एआई एक्सरे मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। ये जिला मुख्यालय अस्पताल पे ये मशीन लगाई जाएगी। 29 मशीन ली गई है, इसलिए 29 जिलों पे ये उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिला मुख्यालय अस्पताल जानते हो ना आप, जैसे यहाँ राजस्थान की बात करें अपन, जिला मुख्यालय अस्पताल, एक बड़ा जो जिले का अस्पताल होता है उसे जिला मुख्यालय अस्पताल बोलते हैं। अब चूंकि राजस्थान तो जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर में एसएमएस भी है, जयपुरिया हॉस्पिटल भी है। ठीक है, तो जिला मुख्यालय हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, जो कि राजस्थान का भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आरवीसीएफ द्वारा स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा फंड लॉन्च किया गया है? आरवीसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आरवीसीएफ क्या है? राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। राजस्थान लिख लेते हैं एक बार, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, देखिए नाम से थोड़ा पता लग रहा है हमें फंड है ये। ठीक है,
अब फंड है, कौन मैनेज करता है इसको? इस फंड को मैनेज करता है रीको। रीको और पीएसयू बैंक, रीको और पीएसयू बैंक मिलके क्या करते हैं, जो भी नए स्टार्टअप होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेन कंपनी कौन सी है इसकी? रीको है। रीको पैसा लगाती है नए स्टार्टअप में। जो नए स्टार्टअप होते हैं उनमें पैसा लगाया जाता है रीको की ओर से। रीको खुद के पास से पैसा लगाता है, इसके अलावा पीएसयू बैंक से भी पैसा ले लेता है। ठीक है, तो रीको और पीएसयू बैंक दोनों का मिलके बना हुआ फंड होता है ये आरवीसीएफ फंड। आरवीसीएफ फंड क्या करता है? देखिए, रीको को इनकम करानी है इससे। रीको को इनकम कब होगी? जब कंपनी में निवेश करें। ठीक है, तो स्टार्टअप में निवेश किया जाता है आरवीसीएफ की ओर से। तो आरवीसीएफ ये देखती है कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा है, भविष्य में किस स्टार्टअप के अच्छा काम करने की संभावना है, अच्छा जो है रिटर्न देने की संभावना है, उसके आधार पे आरवीसीएफ डिसाइड करता है। और आरवीसीएफ क्या करता है? फिर स्टार्टअप में निवेश करता है। ठीक है, निवेश करता है तो आरवीसीएफ को उसके स्टार्टअप के शेयर मिलते हैं। जैसे होता है ना शार्क टैंक, शार्क टैंक में यही तो होता है, भाई हम आपको इतना फंड देंगे तो हम आपको जो है इतना इक्विटी देंगे। ये तो होता है कि जो है फंड दिया, फंड के बदले मिल रही है इक्विटी, शेयर मिल रहा है। ये तो सुनते हो शार्क टैंक किसी ने देखा हो तो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो है आरवीसीएफ भी स्टार्टअप में फंड पैसा लगाता है। स्टार्टअप में आरवीसीएफ पैसा लगाता है तो आरवीसीएफ को जो उस के बदले में रिटर्न मिल जाता है। तो रीको के लिए जो है प्रॉफिट करने वाली कंपनी है ये। तो कुल मिला के इस आरवीसीएफ ने अपना एक फंड लॉन्च किया है जो कि स्टार्टअप में पैसा लगाएगा। आरवीसीएफ एक फंड है खुद, इसने अपना एक फंड और लॉन्च कर दिया सब्सिडरी। अलग अलग फंड लॉन्च करते हैं अलग अलग तरह की कंपनी में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना, आप जो हाँ म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो कि यहाँ जो है एक कोई फंड है जो केवल रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा, फंड है जो केवल बैंकों में पैसा लगाएगा, फंड है जो केवल फार्मा सेक्टर में पैसा लगाएगा। तो इस तरह आरवीसीएफ ने एक फंड लॉन्च किया है, उस फंड का नाम है इंडिया ग्रोथ फंड फोर्थ। इंडिया ग्रोथ फंड फोर्थ लॉन्च किया है आरवीसीएफ ने। तो आरवीसीएफ क्या है, जानकारी मिल गई आपको। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड नाम है इसका। रीको है इसकी मेन जो अथॉरिटी रीको के पास होती है। रीको खुद का पैसा और बैंक से पैसा लेके स्टार्टअप में पैसा लगाती है, नए स्टार्टअप में पैसा लगाती है। तो प्री सीरीज लिख देता हूं एक बार में, प्री सीरीज ए स्टार्टअप और सीरीज ए स्टार्टअप दोनों में पैसा लगाते हैं ये। क्या होता है प्री सीरीज? एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में ही लिखा जाना चाहिए, थोड़ा अच्छा ही रहता है। देखिए, एक तो है प्री सीरीज स्टार्टअप, एक है सीरीज स्टार्टअप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्री सीरीज में भी पैसा लगा सकती है ये जो फंड है इंडिया ग्रोथ फंड, वो प्री सीरीज में भी पैसा लगाएगा और इसके अलावा जो है सीरीज ए स्टार्टअप होगा उसमें भी पैसा लगाएगा। क्या होता है ये प्री सीरीज ए और सीरीज ए? देखिए, कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप शुरू हुआ, प्रोडक्ट बन गया और उसने काम करना जस्ट शुरू किया है। ठीक है, जैसा आप कोई शार्क टैंक देखता होगा तो पता होगा उसको कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप बन गया, स्टार्टअप का प्रोडक्ट बन गया, बिकना भी शुरू हो गया, बट बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है, तो उसको इस तरह के स्टार्टअप को बोलते हैं अपन प्री सीरीज ए स्टार्टअप। मतलब प्री मतलब प्रारंभिक अवस्था में। प्री का मतलब होता है ना प्रारंभिक एग्जाम, आरएस प्री होता है तो क्या होता है, आरएस का प्रारंभिक एग्जाम। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, प्री सीरीज ए स्टार्टअप, जो कि स्टार्टअप जस्ट अभी शुरू हुआ है बट वो उसका प्रोडक्ट बन गया मार्केट में और बिकना शुरू हो गया है। फायदे में है या नहीं है वो बात की बात है, पर वो कंपनी काम कर रही है, वो होती है प्री सीरीज ए स्टार्टअप। कंपनी का प्रोडक्ट स्टार्टअप का एस्टेब्लिश हो चुका, अच्छे से मार्केट में फैल गया। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है।
अब उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, अपने जो है फैक्ट्रियाँ बढ़ानी है उसको, तो उसके लिए जो पैसा लेती है वो स्टार्टअप होते हैं सीरीज ए स्टार्टअप। ठीक है, एक तरह से स्टार्टअप की अवस्था है, शुरू की अवस्था हो गई प्री स्टेज, उसके बाद की अवस्था हो गई सीरीज ए स्टेज। तो इंडिया ग्रोथ फंड प्री सीरीज ए और सीरीज ए दोनों तरह के स्टार्टअप को जो है फंड देगा। ठीक है, आरवीसीएफ ने रिको को अच्छा फायदा पहुंचाया है। ठीक है, आरवीसीएफ ने जो है 4 कंपनियों, आरवीसीएफ ने जो है अब तक जितना पैसा लगाया है उसका जो है 20 गुना से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त किया है। मतलब देखिए कितना अच्छा सिलेक्शन कर रही है आरवीसीएफ, जितना पैसा लगाया उसका लगभग 20 गुना इनको रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, तो आरवीसीएफ रिको के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी साबित हुई है। आगे बात करते हैं हम कलानुभाव प्रदर्शनी। कौन सी प्रदर्शनी है? कलानुभाव प्रदर्शनी। देखिए थोड़ा नाम से पता लग रहा है कला से संबंधित है, जिसमें राजस्थान की शिल्प कला का प्रदर्शन हुआ। ठीक है, मतलब जो राजस्थान के शिल्पकार है उन्होंने भाग लिया था कलानुभाव प्रदर्शनी में। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी नई दिल्ली में। लिख लेते एक बार, देखो कलानुभाव प्रदर्शनी हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ हुई थी? दीकुंज नामक स्थान पे हुई थी ये प्रदर्शनी। ठीक है, किसने कराई थी ये? किसने कराई थी? कौन करा सकता है? देखिए कला से संबंधित है। अब चूंकि दिल्ली में हुई थी, पूरे देश के शिल्पकारों ने भाग लिया था इसमें। शिल्पकारों ने भाग लिया था मतलब अपनी अपनी जो शिल्प कलाएं, जो आइटम थे उनको उन्होंने इस प्रदर्शनी में रखा था। तो अब इसे कराया था ललित कला अकादमी ने। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ललित कला अकादमी जो कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पे कला के क्षेत्र में काम करती है, उसका द्वारा कराया गया था। तो ललित कला अकादमी की ओर से ये कलानुभाव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, और लिखना चाहे और लिख सकते हैं कि भारत के प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसका उद्घाटन किया था। ज़्यादा डीप हो गया? देखिए ज़्यादा डीप की बात नहीं, एक्चुअली मुझे नाम बताना था आपको कि अजय कुमार सूद जी भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डेप्थ बढ़ाई मैंने इस क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कलानुभाव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। ठीक है, क्या जो है दिल्ली में कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया दीकुंज में। ठीक है, ललित कला अकादमी ने करवाया। ललित कला अकादमी भारत में कला के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, और प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, लिख देता हूँ मैं नाम इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ मैं नाम, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। ये आपको नाम बताना था मुझे, इसलिए मैंने इतनी डेप्थ बढ़ाई इसकी कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण के तहत बाघिन को कहां से राजस्थान लाया गया। ठीक है, देखिए अंतर्राज्यीय, तो शब्दावली पे आते हैं हम। बात की जा रही है अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघ का स्थानांतरण किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ लाया गया है? राजस्थान में लाया गया है। देखिए बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है? सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश ही ऐसा है जो कि बाघ को दूसरे राज्य में दे सकता है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश 2 है, एक तो एक कान्हा अभ्यारण्य है, एक है पेंच टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे अब बात करें हम कि राजस्थान में लाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व से। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व राजस्थान एमपी में है, वहाँ से
राजस्थान में बाघिन को लाया गया है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी भी। अपन टॉपिक शुरू किया है हमने तो, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया है हवाई जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा बाघिन को लाया गया है। भाई लोगों को हवाई जहाज में बैठना नहीं हो पा रहा, एयर इंडिया फ्लाइट कट रही है, टिकट कैंसिल हो जाते हैं, या बाघिन को प्राइवेट हेलीकॉप्टर से या प्राइवेट हवाई जहाज के थ्रू राजस्थान लाया गया है। ठीक है, कहाँ से लाया गया? पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया है। ठीक है, अब दूसरा है ये मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के जो है कहाँ लाया गया? राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाया गया है। राजस्थान में तो लाया गया, राजस्थान में कहाँ लाया गया ये भी तो पता होना चाहिए। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है, कौन सी जगह लाया गया है वो पता होना चाहिए आपको। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ये लाया गया है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है बूंदी में। ये जानकारी आपको है, जियोग्राफी में आपने देखा है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी जो है नवीनतम है तो नहीं है, करौली धौलपुर नवीनतम तो, पर रामगढ़ विषधारी भी जो है चौथे नंबर पे आया था। जो है रणथंभौर, सरिस्का, उसके बाद जो है मुकुंदरा हिल्स, फिर रामगढ़ विषधारी बना, फिर करौली धौलपुर बना, और अभी कुंभलगढ़ का प्रस्ताव दे रखा है जो कि अभी पारित नहीं हो पाया है, पास नहीं हो पाया है। तो रामगढ़ विषधारी में बाघिन को लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? पेंच मध्य प्रदेश से लाया गया है। ठीक है, और बाघों के संरक्षण का काम कौन करता है? NTCA, जानते हो आप, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दिसंबर 2025 में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित हुआ? देखिए, किसान सम्मेलन की हम बात करें तो किसान सम्मेलन देश में होते रहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली दिसंबर 2025 में राजस्थान में किसान मेला हुआ, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब चूँकि दिसंबर की 2025 की घटना है तो आपके आगामी एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम। तो एक किसान सम्मेलन हुआ है, देखिए नागौर के मेड़ता सिटी में, नागौर की मेड़ता सिटी में ये किसान आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैसे तो हमारा जो है किसान सम्मेलन की हम बात करें तो किसान सम्मेलन में आप जानते हो कि किसान सम्मेलन में किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में बात होगी। तो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई PM होता है इसके अंदर, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके अलावा जो किसानों के संबंध में जो उर्वरक की बात है उन सब पे, तो किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं पे चर्चा की गई इसमें। ठीक है, इसके अलावा किसानों के विकास के लिए कौन कौन सी संभावनाएं राजस्थान में और बनाई जा सकती है, इन सब पे चर्चा हुई इसमें। बड़ी बात क्या है इसमें, राजस्थान के इस किसान आंदोलन में हमारे देश के किसान कृषि मंत्री शामिल हुए थे, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज चौहान जी नई सम्मेलन का में मुख्य अतिथि थे। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इस सम्मेलन में संबोधन दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के हम बात करें, किसान सम्मेलन में ना कहा हुआ था, नागौर के मेड़ता सिटी में हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें भाग लिया था। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है हमारी। अब मेन बात यह है, यहाँ पे क्वेश्चन ओनली 14 ही हुए हैं इस 1 आवर के ड्यूरेशन में, मगर आपको जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जिस टॉपिक का है उस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी कराई गई है। तो कंटेंट हमारा बहुत सारा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन केवल 14 ही हुए हैं।
ठीक है, कंटेंट आपका बहुत सारा हुआ है। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को विराम देते हैं आज, और जुड़े रहिए चैनल से नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किस विषय पर अगला लेक्चर चाहिए, यदि आप ही कोई विशेष पसंद है तो आप हमें बताएं, कमेंट में जानकारी दें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से वनपाल और एलडीसी दोनों की निःशुल्क पूरी तैयारी कराने वाले हैं। पूरा कोर्स का सिलेबस इस चैनल पे होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे और आपको एलडीसी के कंप्लीट कोर्स और वनपाल भर्ती के कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर कराया जाएगा पूरी तरह निःशुल्क। और इससे इस वीडियो के और बाकी आने वाले वीडियो के नोट्स आपको मिल सके, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।